हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। नवनीत एजुकेशन में सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, बी फार्म थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट। तो फ्रेंड, इससे पहले हमने एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी कवर किया था। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एप्लीकेशंस जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन की हैं वो कहाँ कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर यूज्ड एज बायोकैटलिस्ट फॉर बल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम होता है, जब हम किसी भी एंजाइम को इमोबिलाइज्ड कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी पॉलीमर मैट्रिक्स में, उसको फिक्स कर देते हैं, और उसको फिक्स करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव है, जिससे कि हमारा पैसा वेस्ट ना जाए, हम बार बार हमको उसको खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, और हमारा जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़े ना, और हमको चीप रेट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर यूज्ड एज बायोकैटलिस्ट। तो हमको ये पता है कि एंजाइम, जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम होता है वो बायोकैटलिस्ट की तरह यूज होता है, क्योंकि एंजाइम जो है, हम सभी को पता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। अब रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? बॉडी के अंदर। जब आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है तो हम उसको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। तो एंजाइम एक तरीके से देखा जाए तो बायोकैटलिस्ट है। तो फॉर द बल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अगर हम लार्ज क्वांटिटी में किसी भी ड्रग को बना रहे हैं तो वहाँ पर हमको एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारा एंजाइम, हम पहले से ही हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम को यूज़ करेंगे तो हमको बार बार एंजाइम को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि हमारा जो ड्रग में जो कॉस्ट जुड़ेगी, जो एडिशनल कॉस्ट जुड़ेगी, वो कम हो जाएगी, और हमारे जो कस्टमर्स होंगे उसको परचेस कर पाएंगे सस्ते दामों में। तो इसलिए एंजाइम, इमोबिलाइज्ड एंजाइम को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो फ्रेंड, जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे ड्रग्स हैं, जैसे हमारे पास अमोक्सिलिन है, कई एंटीबायोटिक्स हैं, आपके सिप्रोफ्लॉक्सासिन से, सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं, कई ऐसी हैं, जैसे पेनिसिलिन है, सिफालोस्पुरिन से, ये भी एंटीबायोटिक्स आपके बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम से ही बनती है। तो बार बार हम एंजाइम को खरीदें नहीं, बार बार हम उसको रिपीटेडली नहीं खरीदें। तो अगर हम उसको इमोबिलाइज्ड एंजाइम की फॉर्म में उसको हम दे देते हैं तो हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं उस प्रोसेस के लिए, जिससे कि वही चीज़ है कि आपकी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, कॉस्ट में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो रहेगा, इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। हम सभी को पता है जो हमारे स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं, मेनली जो हमारे मसल्स को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस कराने के लिए हम एंजाइम की हेल्प लेते हैं, और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो कन्वर्जन। तो बायो कन्वर्जन की प्रोसेस से हम स्टेरॉइड फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्टेरॉइड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमको हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, और जो ड्रग्स के लिए हमको रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन एंड प्रेडनिसोलोन फ्रॉम कॉर्टिकजोलोन बाय यूजिंग मोबिलाइज्ड एंजाइम ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज। तो जिस तरीके से आपका कॉर्टिकजोलोन से जो आपका हम प्रेडनिसोलोन फॉर्मेशन करते हैं, या हाइड्रोकोर्टिकोसोन जो बनता है, प्रेडनिसोलोन बनता है कॉर्टिकजोलोन से, जो मोबिलाइज्ड एंजाइम उसमें हम यूज़ कर रहे हैं कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज, क्योंकि हमको पता है एंजाइम एज ए बैक्टीरिया हम एंजाइम की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने उस बैक्टीरिया को, उस एंजाइम को क्या कर दिया, एक फिक्स कर दिया किसी मैट्रिक्स में, और जब हमने उसको फिक्स कर दिया तो क्या हुआ, हम उसकी हेल्प से हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कई बार क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स को फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन है। ये ड्रग्स, जैसे प्रेडनिसोलोन है, आपकी एलर्जी के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो ये ड्रग्स को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स की हेल्प से। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब कई बार हम ये सोचते हैं कि ज़रूरी है इमोबिलाइज्ड एंजाइम, हम ये चीज़ को एंजाइम से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कर सकते हैं एंजाइम से, लेकिन हमको उसके लिए कॉस्ट क्या पड़ जाएगी, ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि हमको बार बार वही चीज़ को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। जितने बार हम खरीदेंगे उतने बार हमारे जो प्रोडक्ट होगा उसमें वो एडिशनल कॉस्ट जुड़ जाएगी। तो अगर हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम को यूज़ करते हैं
तो हमारे लिए उसको रिकवर करने के लिए भी ईजी रहेगा, प्रोसेसिंग में भी ईजी रहेगा और उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। अब आएगा एन इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स। तो कई बार हम क्या करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, जैसे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है जिसमें हमारे पास दो एनाइसोमर्स का मिक्सचर्स, जैसे डी और एल है, डेक्स्ट्रो लीवो, दोनों का अगर मिक्सचर है तो उनको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं मिक्सचर्स को। अगर हम आइसोलेट कर रहे हैं, डी को अलग कर रहे हैं, एल को अलग कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान भी हम क्या करते हैं, आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन ऑफ एल अमाइनो एसिड्स इज कैरिड आउट फ्रॉम द डी अमाइनो एसिड्स यूजिंग अमाइनो साइक्लेज। तो उसी तरीके से जब हम क्या कर रहे हैं, एल अमाइनो एसिड इज कैरिड आउट फ्रॉम डी अमाइनो एसिड से हम एल अमाइनो एसिड को अलग कर रहे हैं, इससे कौन सा यहाँ पर यूज करेगा एंजाइम हमारा, अमाइनो एसाइलेज एज इमोबिलाइज्ड एंजाइम, जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है। और हमको मिला कहाँ से है फ्रेंड, हमको मिला हुआ है एस्परजिलस ओरिजी से। तो ये भी हमारा एक इमोबिलाइज्ड एंजाइम है और इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो आपका एल अमाइनो एसिड्स हैं और जो डी अमाइनो एसिड है उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। जो रेसिमिक मिक्सचर को हम क्या कर रहे हैं, अलग। तो इसका मतलब क्या है, जैसे डी और एल आपका अमाइनो एसिड्स हैं, एल और डी आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आपके अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आइसोलेशन कर रहे हैं, उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं उस रेसिमिक मिक्सचर को। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर से हमारे पास हो सकता है कि सिर्फ एक्टिविटी या हमारा रिक्वायरमेंट, जो हमारा इंटरेस्ट है वो सिर्फ लीवो रोटेटरी वाले में है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले में है। तो एक हमारे पास हो सकता है लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी काम का नहीं है, तो हम सिर्फ लीवो रोटेटरी को ही आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज्ड एंजाइम का हेल्प लेते हैं। तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम कहीं ना कहीं पे आपका सेपरेशन करने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब हम बात करेंगे इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिड। एसिड बनाने के लिए भी यूज करते हैं, लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बनाने के लिए प्रोड्यूस फ्रॉम एसिटाइल एसिटोबैक्टर। तो एसिटाइल एसिटोबैक्टर से के हेल्प से हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को क्या बनाते हैं एंड सिट्रिक एसिड को बनाते हैं। इज प्रोड्यूस्ड बाय ए नाइजर, जो होता है अस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड या आपका सिट्रिक एसिड बनाते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, या हम कहीं ड्रग बनाने के लिए, या कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, इन एसिड्स का यूज करते हैं। और यहाँ पर भी इस एसिड को बनाने के लिए हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम ही फ्रेंड्स यूज करते हैं। इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ को एंजाइम ए। तो को एंजाइम ए को बनाने के लिए भी हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज करते हैं। तो अब हमको पता, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कोएंजाइम ए क्या है। कोएंजाइम ए क्या होता है, आपका सिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन करता है फैटी एसिड का, या और ऑक्सीडेशन करता है पायरुवेट का, जो हमने टीसीए साइकिल में भी पढ़ा हुआ है। जो इससे पहले हमने जो बायोकेमिस्ट्री की क्लास ली हुई है, हमने बायोकेमिस्ट्री जो बीफार्म फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे पास जो टीसीए साइकिल है उसमें हमारे पास कोएंजाइम ए जो है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन और जो पायरुवेट साइकिल में भी हमको दिखाई देता है इसका रोल। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर आल्सो प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपका कोएंजाइम ए फ्रॉम द पेंटोथेनिक एसिड से बनता है। प्रोडक्शन ऑफ एल सिस्टीन यूजिंग ब्रेविबैक्टीरियम अमोनियो जीन्स। तो अमोनियो जीन्स से ब्रेविबैक्टीरियम अमोनियो जीन्स एज ए एंजाइम हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बात आगे करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन आर ऑल्सो कैरिड आउट यूजिंग इमोबिलाइज्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक विटामिन B12 यूजिंग प्रोपाइनियो बैक्टीरियम स्पीसीज। तो फ्रेंड, विटामिन जो होते हैं हमारे पास, जो ऐसे अमाइंस जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एक तरीके से वाइटल रोल प्ले करते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज्ड एंजाइम से क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको भी प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे विटामिन B12 है, यूजिंग प्रोपाइनियो बैक्टीरियम स्पीसीज से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि हमारे पास देखो विटामिन जो है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिक्वायर्ड है। इनके बिना हमारा जो ग्रोथ है, हमारा सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हम कई बार क्या होते हैं, अगर हमारे पास किसी विटामिन की कमी होती है, अगर कहीं ना कहीं पे डेफिशिएंसी हो गई है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली
एक्सटर्नली फ्रेंड हम उसको ले लेते हैं। जब हम उसको एक्सटर्नली लेते हैं तो फ्रेंड्स वो आएगा कहाँ से? तो उसका प्रोडक्शन हमको कहीं न कहीं करना पड़ेगा एक्सटर्नली। जब हम उसका प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम प्रोपाइलीबैक्टीरियम स्पीशीज़ को क्या करते हैं? लेते हैं, जो एज़ ए एंजाइम काम करेगा यहाँ पर। तो इसको भी हम क्या करते हैं? इमोबिलाइज्ड एंजाइम में क्या किया जाता है? इमोबिलाइज्ड एंजाइम इसका बना दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। एंजाइम इमोबिलाइजेशन हैव ए वाइटल रोल इन क्लिनिकल एनालिसिस लाइक आपका किस तरीके से एंजाइम इमोबिलाइजेशन, जैसे फ्रेंड्स आपका जो हम क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं, जैसे क्लिनिकल एनालिसिस इन द सेंस जैसे हम किसी डिसऑर्डर, किसी डिजीज़ का जहाँ पता करते हैं, तो वहाँ पर भी हम कहीं न कहीं एंजाइम इमोबिलाइजेशन हमारा बहुत एक तरीके से जो एसेंशियल रोल है वो प्ले करता है। तो वहाँ पर आपका एंजाइम इलेक्ट्रोड्स होती हैं, आर यूज्ड टू डायग्नोज सम टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वहाँ पर जो एंजाइम इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? अगर कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसको वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है, और उसके डिटेक्शन की हेल्प से वो हमको किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करता है, उस प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर जिस जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल इमोबिलाइज्ड जीओडी, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है जिसको हमने इमोबिलाइज्ड किया है, एंड ग्लूकोज पेरोक्सीडेज आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कई बार जैसे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमने डिटेक्ट करना है कि ब्लड में हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम हम यूज़ करते हैं, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज और ये आपका ग्लूकोज पेरोक्सीडेज होता है, उसको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज, एक ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज भी एंजाइम है हमारे पास, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? जो एस्टिमेशन है ग्लूकोज का, जांच, ग्लूकोज को डिटरमाइन करना है, ग्लूकोज को मेजर कर पता करना है, और पता कैसे चलेगा कि कितना जो रेट है आपका NADPH का। NADPH क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो फ्रेंड्स इसका कितनी स्पीड से ये बन रहा है, इस अगर इसका रेट हमको पता चल गया, इसका रेट हमको पता चल जाता है कि ये किस रेट में ये बन रहा है NADPH, तो इसकी हेल्प से अगर रेट हमको पता चल गया तो हम ये बता सकते हैं कि ग्लूकोज का एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका एंजाइम जो आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक एसेंशियल रोल शो करता है अपना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स इसमें एक हमारे पास रहेगा लिपिड सेंसर्स। तो लिपिड सेंसर्स आर यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इन द सीरम। लिपिड सेंसर जो होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन पता करने के लिए सेरम में। जैसे हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है, ये भी एक इमोबिलाइज्ड एंजाइम है। ये हमारे पास जो लिपिड सेंसर की तरह, हम लिपिड सेंसर मीन्स कहीं ना कहीं आपका सेंस कर रहा है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है आपके सेरम में। तो सेरम तो सभी लोग हम जानते हैं, जो आपका क्या रहता है? एक तरीके से सुपरनेटेंट जो मिलता है हमको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, जिसमें आपका ब्लड सेल्स नहीं होंगी और आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो नहीं होते हैं उसको हटा देते हैं ब्लड में से, और जो लिक्विड मिलता है हमको उसको हम सीरम बोलते हैं। तो उसको उसमें जो हम कोलेस्ट्रॉल जानना पता करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंसंट्रेशन पता करना है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस इमोबिलाइजेशन एंजाइम हम पता कर सकते हैं। एक टेक्निक और है फ्रेंड्स हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एलाइजा। एलाइजा सभी लोगों ने सुना हुआ होगा, हम इसको HIV के डायग्नोसिस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और एलाइजा आपका अगर बात करते हैं हम बाय द एलाइजा जब हम करते हैं तो फ्रेंड्स उसमें हमारे पास एलाइजा प्लेट्स होती है। तो उन प्लेट्स में आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम को हम पहले से ही क्या किया जाता है? फिक्स किया रहता है। तो जब हम फिक्स करते हैं तो वहाँ पर हम एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर इस चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इन एलाइजा इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द इम्यूनो एसे। तो वहाँ पर इम्यूनो एसे का पता कर सकते हैं, इम्यूनो एसे करते हैं हम, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फ्रेंड्स पता चलता है हमको कि हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना हुआ है। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के एलाइजा होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, सैंडविच टाइप एलाइजा होता है। तो फ्रेंड्स उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको पता करने के लिए, एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना है इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इमोबिलाइज्ड एंजाइम की जो हमारे पास एंजाइम जो होता है, जो प्लेट में पहले से इमोबिलाइज्ड फॉर्म में है,
उससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और भी हमारे पास जो एलाइजा टेक्निक होती है जहाँ पर इमोबलाइज्ड एंजाइम यूज होते हैं, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऐसे करने के लिए इस टेक्निक को हम यूज करते हैं और ये इमोबलाइज्ड एंजाइम हमारे वहाँ पर यूज होते हैं। एंजाइम इमोबिलाइजेशन आर ऑल्सो यूज फॉर थर्मिस्टर्स। तो फ्रेंड्स थर्मिस्टर्स कहीं ना कहीं टेम्परेचर को, हम थर्मिस्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के बारे में हम जान रहे हैं। तो थर्मिस्टर एक तरीके से देखा जाए क्या करता है, मेजर द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम। जो आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम का जो एक्शन है किसी सबस्ट्रेट पे जो सैंपल में आपका प्रेजेंट है, कई बार क्या होता है हमारा सैंपल में जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो जो वहाँ पर इमोबिलाइज्ड एंजाइम आपके साथ क्या करता है, उसको बाइंड करता है, उस पर्टिकुलर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वहाँ पर एक हीट प्रोड्यूस होती है। उस जो हीट वहाँ पर जनरेट हुई है वो आपका डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर एक तरीके से क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो सेंस करने के लिए। तो एंजाइम थर्मिस्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट अगर कॉम्प्लेक्स बनता है, जब हमारे पास इमोलाइज एंजाइम है और सबस्ट्रेट है सैंपल में, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा और हीट जनरेशन करेगा, और उससे हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ जो इमोबिलाइजेशन एंजाइम है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम उसको क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया और समझ में आया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। तो फ्रेंड्स आगे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इतना ही रहेगा, और जितना भी आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स।